गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संजीव पोसवाल आपका अपने चहेते यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। असल में हम लोगों की क्लास जो रेगुलर चल रही थी वो थोड़ी सी जो है क्या कहते हैं समय को लेकर, लेकिन रेगुलर रही है, रोज़ रही है, लेकिन थोड़ा समय को लेकर जो है क्या कहते हैं उठपटक हुई है। अब वो समय सही हो गया है। अब मंडे से आपकी क्लास सुबह 8 बजे आप लोगों को लाइव मिलेगी। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी। द लर्निंग अड्डा के नाम से हमारा चैनल है, आप लोग जानते ही हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास चला रहे हैं हम, लगभग 6 महीने होने वाले हैं इस क्लास को कंटिन्यू। एक दिन भी ये क्लास मिस नहीं हुई है। ठीक है, तो आज हम लोगों को ये पढ़ाना है। ठीक है, पहले हम करते हैं मोटिवेशनल थॉट के साथ अपनी शुरुआत। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। बिल्कुल सच्चाई है। जैसे कि आप लोगों ने कई लोगों के नाम सुने होंगे, बड़े मोटिवेशनल नाम रहे हैं वो। जैसे कि एक माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, कौन थे, दशरथ मांझी। ठीक है, और डॉल्फिन मैन, ठीक है, सिन्हा। तो ये लोग वो लोग हैं जिन लोगों ने बहुत सारे काम किए। इवन महात्मा गांधी ने कह देते हैं, एक कहावत उनके लिए, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। पूरी दुनिया जिस ब्रिटिश साम्राज्य को लेकर या अंग्रेजों को लेकर डरती थी पूरी दुनिया, वो सिर्फ एक ही आदमी से डरते थे, वो है महात्मा गांधी। ठीक है, सिर्फ उनके सामने ही झुके। ठीक है, कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, कभी सूर्यास्त नहीं होता। इतना बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, कहाँ से लेकर कहाँ तक पूरे विश्व पर कब्जा अंग्रेजों का था, इंग्लैंड का था, ब्रिटिश महारानी का रूल था। तो आप ये समझ लीजिए, उनको भी एक महात्मा गांधी जैसे संत ने डरा दिया था। सोचो आप। तो ये वो लोग हैं जो जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं, और आप लोगों को भी जुझारू प्रवृत्ति का बनना है, और जुझारू प्रवृत्ति का बनने के बाद ही आपका काम होगा। चलिए पहले क्वेश्चन बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में विश्व की सबसे बड़ी हरित अमोनियम की परियोजना विश्व की है। वर्ल्ड में इससे बड़ी परियोजना नहीं बन रही है। इसीलिए ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मुझे आप लोगों से ये कहना है कि आप कुछ करें ना करें, इस क्वेश्चन को जरूर याद रखें। कहाँ पर बन रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये कहाँ पर बन रही है, काकीनाडा में। कहाँ बन रही, काकीनाडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। काकीनाडा के, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में बनी विश्व की सबसे बड़ी हरित अमोनियम ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये आएगा ही आएगा। ठीक है, पारादीप उड़ीसा में है, कांडला कहाँ पर है, गुजरात में है, तूतीकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु में है। मैं लिख देता हूँ, पारादीप कहाँ पर है, उड़ीसा में है, कांडला कहाँ है, गुजरात में है, ये बंदर कहाँ है सब, और तूतीकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन कहाँ दोस्तों, तमिलनाडु में है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये देखिए, ग्रीन अमोनिया करके ये प्रोजेक्ट बनना है, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। सबसे बड़ी बात, काकीनाडा में जो प्रोजेक्ट बनना है उसमें हर प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसमें विंड एनर्जी भी है। देखिए, दिख रहा है आपको विंड एनर्जी। अमोनिया के साथ साथ विंड एनर्जी की बात भी कर रहे हैं ये। ठीक है, हाइड्रोजन की बात भी कर रहे हैं। ठीक है, सोलर पैनल की बात कर रहे हैं। तो काकीनाडा में एक मिक्सअप है, ये मिक्स है। क्या क्या इसके बारे में सूचना है, वो सूचनाएं पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। खबरों में क्यों, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में दुनिया की सबसे बड़ी हरित अमोनिया प्रोजेक्ट परियोजना की मेजबानी की जाएगी, जिसमें एम ग्रीन 2030 तक चरणबद्ध तरीके से चालू करने की योजना है। 2030 तक चालू हो जाएगा ये, और वैश्विक बाजारों में भारत के पहले हरित अमोनिया निर्यात के लक्ष्य को लक्षित करेगी। मतलब वैश्विक बाजारों में क्या होगा, अमोनिया को हम बेच पाएंगे, हरित अमोनिया को। परियोजना का संक्षिप्त रूप विवरण क्या है, निवेश योजना। इस परियोजना के एम ग्रीन के द्वारा काकीनाडा में मौजूद अमोनिया यूरिया परिसर को परिवर्तित करके विकसित किया जा रहा है। ठीक है, एम ग्रीन क्या है, एम ग्रीन एक कंपनी है, उसके द्वारा, एम ग्रीन के द्वारा ये किया जा रहा है। ठीक है, कुल 10 अरब डॉलर की परियोजना है। इस संयंत्र के अंतिम उत्पादन क्षमता 1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष है। ठीक है,
चरणबद्ध तरीके से इसका उत्पादन शुरू करने की योजना है, जिसमें 2027 तक 0.5 मीट्रिक टन प्रति वर्ष, 2028 तक 1 मीट्रिक टन और 2030 तक पूरी क्षमता हासिल कर लेगी। 2030 तक पूरी क्षमता कर लेगी, 2027 तक 0.5, 2028 तक 1 और उसके बाद पूरी क्षमता हासिल कर लेगी। नवीकरणीय आधिकारिक रूप से काकीनाडा स्थित संयंत्रों में एक नवीनीकृत ऊर्जा प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। वास्तव में हरित उत्पादन को सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें लगभग देखो इसी काकीनाडा में इसी जगह लगभग 7.5 गीगावाट सोलर पवन ऊर्जा, एक 1950 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर हाइड्रोजन वाली H2 वाली जो मैं बता रहा था, और लगभग 2 गीगावाट 24 घंटे नवीनीकरणीय ऊर्जा का द्वारा समर्थित किया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर सभी प्रकार की ऊर्जाओं का प्लांट है ये, ठीक है। पिनपुरम पंप स्टोरेज परियोजना सहित पंप हाइड्रो परियोजना के माध्यम से ऊर्जा भंडार की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। निर्बाध स्वच्छ रूप से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी और निर्यात वैश्विक बाजारों को किया जाएगा। पूरे ग्लोबलाइजेशन पर इसको किया जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी बन रही है ये। भारत में पहली बार हरित अमोनिया का निर्यात कर सकेगा, जिसकी खरीद जर्मनी, जापान और सिंगापुर में करने की योजना है। ये इन लोगों ने हमें एक तरीके से क्या दे दिया है, पहले ही ऑर्डर दे दिया, ठीक है। AM ग्रीन ने जर्मनी के यूनिपर के साथ मिलकर पहले ही दीर्घकालिक आपूर्ति पर समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए। जापान और सिंगापुर के खरीदारों के साथ उन्नत बातचीत कर रही है। कुल मिलाकर ये है कि जर्मनी, जापान और सिंगापुर हमें इसको बेचेंगे। तो बहुत बढ़िया बात है ये, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है ये। मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अमोनिया जो है, अमोनिया कहाँ पर, ठीक है, अमोनिया कहाँ पर होगी, क्या कहते हैं, काकीनाडा में होगी, ठीक है। अब आज हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका नाम है AI का तीखा तड़का, और फर्टिलाइजर के क्वेश्चन लेकर आए, उर्वरक के क्वेश्चन लेकर आए। यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन एक बहुत बड़ी गैस है। नाइट्रोजन बहुत बड़ी गैस है। क्यों बड़ी है? क्योंकि N2 पृथ्वी पर 78% मिलता है। आप लोगों को पता है ऑक्सीजन क्या करती है, जलाने का काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने का काम करती है। नाइट्रोजन क्या काम करती है? आग को रेगुलर करने का काम। मतलब अगर ये भी याद रखने का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे रेगुलर रखने का काम। मेरी बात समझिए, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी तो पूरे आग लगती चल जाएगी, लगती चल जाएगी, बहुत बड़ी आग फैल जाएगी। लेकिन अगर आग को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, ज़्यादा ना फैले ना जल्द बुझे, तो उसका काम करती है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का काम हो रहा आग को नियंत्रित करना। ये नया फैक्ट बता रहा हूं, आग को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, नाइट्रोजन वृद्धि में सहायक होती है। सहायक मतलब ग्रोथ, ठीक है। और राइजोबियम और एजोटोबैक्टर ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं पृथ्वी पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब समझ रहे हो कि नाइट्रोजन फिक्स कर देना, मतलब नाइट्रोजन को बढ़ाना। धान के खेतों में भी होती है प्राकृतिक गैस के रूप में, ठीक है। तो अब ये बात याद रखेंगे जो मैंने आप लोगों को बताई। तो कितना होता है? 46% होता है। नेक्स्ट होते 46%। पौधों की शुरुआती वृद्धि और तने के पत्तियों के विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया है, पौधों की शुरुआती वृद्धि और तने की पत्तियों के विकास के लिए नाइट्रोजन ही ग्रोथ का काम करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन से उर्वरक आवश्यक हैं? तो कौन सा उर्वरक? कैल्शियम में नाइट्रोजन नहीं होगा, ठीक है। पोटेशियम नहीं, पोटेशियम में भी नहीं होगा, ठीक है। सोडियम में भी नहीं होगा। फास्फोरस तो याद रखेंगे फास्फोरस आवश्यक है। कौन सा आवश्यक है दोस्तों? फास्फोरस आवश्यक है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा उर्वरक जैविक खेती में शामिल नहीं है? देखो, फसल चक्र है, हरित खाद है, कंपोस्ट है, ये नहीं है। रासायनिक उर्वरक जैविक खेती के बारे में नहीं आते। और पूर्णतः जैविक जिला कहाँ पर बनना है? पूर्णतः जैविक राज्य, चलो जैविक, कल ही पढ़ाया मैंने क्वेश्चन। पूर्णतः जैविक राज्य सिक्किम है। पूर्णतः जैविक राज्य सिक्किम है। पूर्णतः जैविक राज्य कहाँ दोस्तों? सिक्किम है। एजोला
का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? ये किया जाता है एजोला में। एजोला का उपयोग किस रूप में किया जाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ह्यूमस का नहीं है, साइनोबैक्टीरिया नील हरी शैवाल के नहीं, राइजोबियम। राइजोबियम के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है दोस्तों? राइजोबियम के रूप में किया जाता है एजोला। नहीं, एजोला तो फर्न है, फर्न है, नहीं फर्न है भाई, राइजोबियम अलग है, ये बैक्टीरिया खुद ही बैक्टीरिया है, ये है साइनो नील हरी शैवाल। एजोला भी क्या है? फर्न है। फर्न क्या होती हैं? एल्गी, शैवाल होती हैं, शैवाल, ये भी फर्न है, याद रखेंगे फर्न है। राइजोबियम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ह्यूमस क्या है? ह्यूमस होती है किसी भी मिट्टी में बहुत ही आवश्यक होती है ह्यूमस, मिट्टी में बहुत ही आवश्यकता होती है ह्यूमस। अगर ह्यूमस नहीं होगी, ह्यूमस नहीं होगी तो कोई भी मिट्टी किसी भी प्रकार के पोषक तत्व नहीं बनाएगी और कोई भी पौधा उगने में दिक्कत करेगा, इसीलिए मिट्टी में बहुत ही आवश्यक होती है ह्यूमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम उर्वरक का मुख्य कार्य क्या है? पोटेशियम के उर्वरक का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, बिल्कुल ऐसे ही करता है ये। बीज उत्पादन में मदद करना, बिल्कुल ऐसे ही करता है। पौधों को गिरने से बचाना, नहीं। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ये दोनों कार्य करता है, याद रखेंगे, दोनों कार्य करता है कौन? पोटेशियम। ठीक, किस उर्वरक में अत्यधिक उपयोग करने से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है? तो नाइट्रेट, इसको रट्टा मार लेंगे, नाइट्रेट जब ज्यादा होगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है, वो हो जाती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो ये 20% होता है। कितना होता है? 20% होता है। ठीक है, आप लोगों को बता रहे हैं मंडे से लाइव पढ़ाएंगे सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे क्लास रहेगी मंडे से लाइव। ठीक है, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितना होता है? अमोनियम सल्फेट में 20% होता है, जबकि यूरिया में कितना होता है? 46% होता है। ठीक, ऑयल सीड फसलों के लिए, सनफ्लावर के लिए एनपीके, देखो भाई एनपीके क्या है? हमारे यहाँ जब हम कोई खाद खरीदने जाते हैं या यूरिया खरीदने जाते हैं तो उसमें एनपीके का अनुपात होता है, एनपीके का। तो एन से हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, पी से हो गया पोटेशियम और फास्फोरस, के से हो गया पोटेशियम, तो के से पोटेशियम हो गया, पी से फास्फोरस हो गया। ये तीन चीज़ें ही, तीन चीज़ें ही आवश्यक हैं। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने आप लोगों को बताया, इससे पहले वाले में, कि हाँ एक क्वेश्चन और था, कहाँ गया? हाँ, पोटेशियम क्या काम करता है? तो पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन, तीन ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों। और ये किस अनुपात पर होते हैं? तो ये होते हैं 3:2:1। तो मतलब सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर उसके बाद 2 नंबर पर क्या आती है? फास्फोरस, और तीसरे नंबर पर 1 पर आती है पोटेशियम। उदाहरण के तौर पर अगर 100 यूनिट ले ले तो 300 यूनिट तो इसकी हो जाएंगी, 200 यूनिट इसकी हो जाएंगी और 100 यूनिट इसकी हो जाएंगी। मतलब इस तरीके से मात्रा इसकी निकाली जाती है, 3:2:1। ठीक है, तो याद रखना ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जैव उर्वरक क्या होते हैं? जैव उर्वरक क्या होते हैं? जो रासायनिक पदार्थ, बिल्कुल नहीं, मृत पौधे नहीं, खनिज नहीं, सूक्ष्म जीव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। छोटे छोटे जीव जैसे कि केचुआ हो गया या अन्य जीव हो गए, ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। भारत में विद्युत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां होगा? मार्च में। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये फिर वैश्विक शिखर सम्मेलन होगा, इसके बाद उसकी मेजबानी भारत को दे दी जाएगी। वैश्विक शिखर सम्मेलन किसका? विद्युत का। तो यहां पर क्या लिखा है? इंडिया पावर समिट 2026 कहाँ हो रही है? ये हो रही है यशोभूमि में। यशोभूमि कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है, प्रगति मैदान भी नई दिल्ली में, विज्ञान भवन भी है, हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, ये सब के सब दिल्ली में हैं। यहाँ पर हो रही है यशोभूमि में। क्या है देख लीजिए आप, इसको बात करते हैं। देखिए, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, 19 से 22 मार्च को यशोभूमि द्वारका में। ठीक है नहीं? और इसका जो लोगो है वो बात कर लेंगे हम, इलेक्ट्रिक ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एंड कंटिन्यूइंग ग्लोबली। मतलब
सारी चीज़ों को पाने के बाद हम वैश्विक रूप से बात करेंगे। स्टेप इंटू इंडियाज प्रीमियर पर प्लेटफॉर्म फॉर पावर एंड इलेक्ट्रिसिटीज़, ये वाली जो है पावर और इलेक्ट्रिसिटीज़ के लिए स्टेप दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल द्वारा घोषित किए गए कि भारत विद्युत शिखर सम्मेलन का आयोजन 19 से 22 मार्च को यशोभूमि नई दिल्ली में होगा। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन के बारे में, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 में विद्युत क्षेत्र के एक वैश्विक सम्मेलन की सह प्रदर्शनी है। मतलब ये अभी भारत में है, लेकिन भारत के बाद तुरंत ही बाहर चल जाएगी। इसका आयोजन वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन के नेतृत्व को प्रदर्शित करने के लिए, भारत के प्रदर्शित करने के लिए, पारेषण के लिए, वितरण के लिए, भंडारण के लिए, स्मार्ट उपभोग से चुनौतियों का समाधान करने के लिए किया जाता है। ये शिखर सम्मेलन सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और नागरिक समाज के हितधारकों के साथ साथ एक साथ लाएगा, जिससे बिजली प्रणालियों को, ये शिखर सम्मेलन उद्योग, शिक्षा और नागरिक समाज के हितधारकों को एक साथ लाएगा, जिससे भविष्य और टिकाऊ मांगों पर विचार विमर्श करने के लिए साझा मंच उपलब्ध होगा। विषय वस्तु और प्रमुख फोकस इसी क्षेत्र के शिखर सम्मेलन का विषय है। ठीक, क्या है विषय देखो, विकास को गति देना, सतत विकास को बनाना और वैश्विक स्तर से जुड़ना। अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में ये लिखा है, देखो जो मैंने करा था, इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एंड कंटिन्यूइंग ग्लोबली। मतलब क्या लिखा है, विकास को गति देना, सतत विकास को बढ़ाना। सतत विकास क्या होता है? सतत विकास होता है कि पुरानी चीज़ों को जीवित रखते हुए उसका कंटिन्यूस विकास करना। ठीक है, इसीलिए सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए हैं। किसने दिए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? किसने दिए हैं? यूएनओ ने दिए हैं। वैश्विक स्तर पर जुड़ना भी है। यह सतत विकास और लचीली विद्युत अवसंरचना के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। इन चर्चाओं में स्वच्छ ऊर्जा की तैनाती, ऊर्जा दक्षता, ग्रिड की मजबूती, बैटरी भंडारण, ऊर्जा परिवर्तन प्रौद्योगिकियों में वैश्विक साझेदारियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। घरेलू क्षमताओं में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता को जोड़कर शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक विद्युत शिखर सम्मेलन में सहयोग और नवाचार को मजबूत करना है। पैमाना और वैश्विक भागीदारी, इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में 50 से अधिक सम्मेलन सत्रों में और पैनल चर्चाएं होंगी, विषयगत मंडप होंगे, 500 से अधिक पथ प्रदर्शक, 25,000 से अधिक प्रतिभागी और दुनिया भर के 1,000 से अधिक प्रतिनिधि और 300 वक्ताओं को एक साथ लाने पर यह पैमाना है। मेरा जो कहने का मतलब ये था कि इसके बाद हम ग्लोबल रूप से जुड़ेंगे विद्युत के मामले में। ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, मार्च में होने वाला है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अब हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर लें। भारत में सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? सोलर पार्क मैंने आप लोगों को एक बार दिखाए भी थे, आप लोगों ने देखे भी थे सोलर पार्क क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहले तो इसको देख लिए, भदाला सोलर पार्क राजस्थान। सोलर पार्क क्या होते हैं मैं आप लोगों को एआई में दिखा देता हूँ। क्या दिखा देता हूँ? एआई दिखा देता हूँ। सोलर पार्क, दिल खुश हो जाएगा देख के सोलर पार्क कैसे होते हैं। देखो, निकल आओ भाई। हाँ, ये है। ठीक है, तो सोलर पार्क ये देखिए, ये सोलर पार्क है। मतलब पूरा का पूरा चारों तरफ सोलर ही सोलर लगा दिया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। कितनी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं ये देखिए, ये सोलर पार्क है, दिख गया आपको? ये सोलर पार्क है। ठीक, तो इसको इधर कोने में लगा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अच्छा, 2 हो गए, चलो 2 लगा देते हैं, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है। लो साहब, एक के नीचे एक लगा देते हैं, एक के नीचे एक लगा देते हैं, बस सोलर पार्क आप देखते रहना। तो सबसे बड़ा कहाँ? भदोला राजस्थान में। सबसे बड़ा कहाँ पर है? भदोला राजस्थान में। ठीक, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा था? तो आप लोगों को पता ही है, तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नरोरा क्या है? यूपी में, बुलंदशहर में। कैगा कहाँ? कर्नाटक में। तो इसके बारे में 2-3 बात याद रखिए। कहाँ से? कर्नाटक। कहाँ से? काली नदी पर है। कर्नाटक का कुर्ग जिला है और पूर्णतः स्वदेशी है। कैसा है ये?
पूर्णतः स्वदेशी है। कुंडलकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है, टीएन में। किसके सहयोग से लगा? रूस के सहयोग से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? इसको याद रखेंगे, शिव सुमंद्रम परियोजना थी कावेरी नदी पर। मैं लिख देता हूं, शिव सुमंद्रम परियोजना कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। ठीक है। दामोदर नदी घाटी कहां पर है? दामोदर नदी घाटी पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, दामोदर नदी घाटी अमेरिका की टनेसी नदी घाटी परियोजना ने बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे अधिक क्षमताओं वाला थर्मल पावर प्लांट, सबसे अधिक क्षमताओं वाला थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? क्या मुंद्रा पावर प्लांट है, या विंध्याचल पावर प्लांट है, या तलचर पावर प्लांट है? तालेचर, तालेचर कहाँ? उड़ीसा में है, सीपत थर्मल प्लांट है। तो तालेचर तो याद रखेंगे उड़ीसा में है। मुंद्रा कहाँ पर है? यही इसका आंसर है। मुंद्रा कहाँ है? गुजरात। नहीं, ये आंसर नहीं है। हाँ, इससे बड़ा तो विंध्याचल है। सबसे बड़ा कौन सा इनमें से? विंध्याचल है। मुंद्रा कहाँ है? गुजरात में। मुंद्रा कहाँ है? गुजरात में। तो याद रखेंगे ये वाली बात, विंध्याचल पावर वाला। ठीक है, विंध्याचल पावर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टिहरी जल विद्युत परियोजना, टिहरी डैम किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है टिहरी डैम। और कौन सी नदी पर है? भगीरथी, भगीरथी नदी पर है। और आप लोगों को पता होगा कि इससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने आंदोलन चलाया, चिपको आंदोलन, इसी डैम के ऊपर चलाया था। जब सरकार पेड़ काट रही थी तो यहाँ के सारे लोग पेड़ों से चिपक गए थे, गले हग कर लिया था पेड़ों को। ठीक है, कि हमें भी काट दो साथ पेड़ों के। कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र किस देश में सहायता किया जाता है? तो ये किया गया रूस के सहयोग से लगाया गया। कहाँ पर लगाया गया? तमिलनाडु में लगाया गया, टीएन में लगाया गया। ठीक है, देखो भाई, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। मेरे पढ़ाने में, औरों के पढ़ाने में क्या अंतर है? हो सकता है वो ये हो सकता है, मैंने देखा है कि टीचर्स जो है ना, अपनी बाबाई लूटने के लिए, अपनी बातचीत लूटने के लिए, अपना आजकल क्योंकि बातचीत का दौर रह गया, तो वो उनका क्या है ना, मुद्दे से भटकाते हैं। मुद्दे से इसलिए भटकाते हैं कि जो क्वेश्चन नहीं आना उसको पहले लेकर आते हैं, जो आना उसको नहीं लेकर आते। क्योंकि मसाला लगाने पे, मिर्च लगाने पे मज़ा आता है, मसाला और मिर्च लगाने में मज़ा आता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं समय की गरिमा को समझते हुए बिना समय बिताए जल्द से जल्द पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कम समय में ज़्यादा गेन कर सको आप लोग। ठीक है, तो ये मेरा कहना है, आप लोग भी इसी तरीके से ध्यान रखें। भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता सबसे अधिक है? देखो, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि पवन ऊर्जा चलेंगी वो कहाँ चलेंगी? वो दक्षिण भारत में चलेंगी। तो जितना दक्षिण में चल जाए, तो गुजरात कहाँ? उत्तर में है, महाराष्ट्र भी लगभग है, लेकिन सबसे ज़्यादा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा की एक क्वालिटी है, पवन ऊर्जा रात में भी काम करती रहती है, क्योंकि हवाएं चलती रहती हैं। 15 किलोमीटर पर घंटे से अधिक की स्पीड की हवा चाहिए। हवाएं चलती रहेंगी, वो घूमती रहेगी और वो बिजली बनाती रहेगी। ठीक है, पवन चक्कियाँ। एशिया का पहला जल विद्युत केंद्र 1902 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो मैंने आप लोगों को बता दिया, शिव सुमंद्रम कहाँ पर है? केरल में है। और कौन सी नदी पर? कावेरी पर। ठीक है, नेक्स्ट पे, एनटीपीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1975 में हुई थी एनटीपीसी की स्थापना। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ठीक, भारत का कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर है? मैंने आप लोगों को बताया था, स्वदेशी तकनीक पर कल्पक्कम होगा। स्वदेशी तकनीक पर एक तो कैगा है और एक कल्पक्कम है। ये पूरी तरीके से कल्पक्कम, कुंडलकुलम नहीं है, कल्पक्कम तमिलनाडु में। चलिए, एक डाक विभाग ने अभी एमओयू साइन करा था, किसके साथ? आप लोगों को शायद ना पता हो, जर्मनी के साथ, जिसमें इसने क्या कहा था? लॉजिस्टिक सेवाओं पर। किस पर? लॉजिस्टिक सेवाओं पर। तो ये पहला ओएनडीसी ऑर्डर। ठीक है, ओएनडीसी की फुल फॉर्म क्या? ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। इसकी फुल फॉर्म क्या? ओएनडीसी की ओपन नेटवर्क डिजिटल
कॉमर्स। ये पहला ओएनडीसी डिलीवर कर दिया डाक विभाग ने, किस चीज़ के लिए? लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर। अब पहले डाक विभाग क्या कर रहा था कि सिर्फ और सिर्फ क्या भिजवाता था, चिट्ठी या कुछ ऐसी कोरियर या सब चीज़ें भिजवाता था, लेकिन अब क्या है, उसने सामान भी पहुंचाना शुरू कर दिया है, तो लॉजिस्टिक सेवाओं को और गति मिली है। ठीक है, ठीक। टोबी केयर्स एक वैज्ञानिक है के लिए टाइलर पुरस्कार मिला। तो पहले तो टाइलर पुरस्कार जान ली किसमें दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है टाइलर पुरस्कार। और इसके बारे में हम बात करेंगे, किसको मिला है, किस चीज़ के लिए मिला है। ये इसने बनाए फंगल नेटवर्क के लिए, फंगल नेटवर्क की खोज की है। किसकी खोज की है? फंगल नेटवर्क की खोज की है इसने। ठीक है, टोबी केयर्स ने। पोलर आइस डायनेमिक्स नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम नहीं, माइक्रोनिज, हाँ, फंगल नेटवर्क की खोज की है इसकी, फंगल की, कवक के बारे में बताया, कवक कैसे पर्यावरण को हितैषी है, तो उसकी बारे में बताया। तो इसीलिए टोबी केयर्स को इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये। भारत में राष्ट्रीय स्टार्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। 16 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था स्टार्टअप, और अब इसको स्टार्टअप दिवस मनाते हैं, स्टार्टअप डे। स्टार्टअप है क्या? आप अपने लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने या अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कोई भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, वही स्टार्टअप माना जाएगा आपका। फिर उसमें सरकार आपको लोन भी दे रही है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लोन दे रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात है। 6 जनवरी 2026 को यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अभी क्या हुआ, यमन में जो है क्या कहते हैं, तख्ता पलट हो गया साहब। ठीक है, तख्ता पलट हो गया, और वहाँ के जो है क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, और इनका है सियास मोहसिन जिंदानी। ठीक है, ठीक है। अब इनके बारे में बात करें हम, मोहसिन जिंदानी के बारे में, उससे पहले की बात करें कि यहाँ पर जो यमन है, यमन खाड़ी के देशों के पास पड़ता है, यमन की राजधानी है साना, यमन की राजधानी है साना। तो सऊदी अरब इन सब का लीडर है, तो सऊदी अरब के नेतृत्व में बनी थी सरकार, सऊदी अरब ने सरकार बना रखी थी, मतलब अपने एक व्यक्ति की, मतलब उसके सपोर्ट से, सहयोग से सरकार बनी हुई थी, उसको हटा दिया गया, और मोहसिन जिंदानी को क्या कहते हैं, नया पीएम बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? MS धोनी को किस इवेंट के लिए गुडविल एम्बेसडर बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट है, किस इवेंट के लिए बनाया गया? तो बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए, याद रखेंगे, ग्रैंड टूर के लिए 2026 के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे MS धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी। बुमनिया मतलब वुमेन्स है। बुमनिया पहल किस सरकारी मंच से संबंधित है? तो उद्यमिया पोर्टल से, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से, स्टार्टअप इंडिया हब से, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से। तो ये है गवर्नमेंट ई मार्केट। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बना है जहाँ पर गवर्नमेंट सामान को खरीदती बेचती है, गवर्नमेंट सामान को खरीदती बेचती है। तो ये जो बुमनिया है किसके लिए? महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के लिए शुरू किया गया। सिर्फ महिलाएं खरीदेंगी इस बुमनिया पहल से। ठीक, याद रखेंगे बुमनिया इनिशिएटिव। तो याद रखेंगे बुमनिया वुमेन्स है, कितना बढ़िया नाम दिया बुमनिया है। हट्टी जनजाति के द्वारा बोडा त्योहार निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? हट्टी जनजाति है, पहले तो यही याद रखें हट्टी जनजाति कहाँ है, तो हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश में है। और कौन सा त्योहार मनाती है? बोडा। तो बोडा त्योहार अभी मनाया गया, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। जनजातियों से संबंधित तो कुछ भी आ जाए वो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना में अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम और मॉडर्न को बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? भारतीय सेना ने भी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, और लॉजिस्टिक मतलब अपनी सामान का आवागमन को बहुत मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए, इसका नाम है डाइम। क्या नाम है दोस्तों? डाइम। याद रखना, डाइम इनका पोर्टल है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेरा रिकॉर्डेड क्लास पढ़ाने का मकसद भी ये है कि जिससे कम समय में ज़्यादा हो जाए। तो ये लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और हम लोगों को थोड़ा आगे बढ़ाइए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मेरे साथ सेशन में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।